हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ल्ड, है ना। ये फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है 11th के सिलेबस में। अभी तक हम लोग डील कर रहे थे, है ना, मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका हम लोग यूज कर रहे थे, है ना, उसी को हम लोग डील भी कर रहे थे। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का इसमें, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखें, है ना। व्हाट इज अबाउट दिस चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, है ना। फिजिक्स किसके बारे में हम लोग बताता है ना। ये बहुत सारा सिंपल चीज़ है, आप लोग सारे लोग पढ़े हैं। व्हाट इज फिजिक्स? तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट डील्स विथ phenomenon occurring in nature and its laws। नेचर में जो फिनोमिनन हो रहा है और उससे एसोसिएटेड जो लॉ है, इसके बारे में हम लोग फिजिक्स को ना, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो दिस इज, है ना, व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो जब हम लोग फिजिक्स के बारे में जब स्टडी करने लगते हैं, यानी जो नेचर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो नेचर में बहुत सारा फिनोमिनन जो है ना, ऐसा है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में, है ना, ऑब्जर्व करते हैं। नेकेड आई से हम लोग उसको देखते हैं। बहुत सारा फिनोमिनन ऐसा है ना, जो होता तो है नेचर में। बहुत सारा फिनोमिनन है, जैसे एटॉमिक फिनोमिनन, न्यूक्लियर फिनोमिनन। तो इसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, है ना। मतलब ये बहुत स्मॉल स्केल में होता है, मतलब इसका रेंज जो है बहुत छोटा है। लेकिन बहुत सारा फिनोमिनन है जिसको हम लैब में देखते हैं, है ना। भास्ट स्केल, जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहा है ना। और बहुत सारा जो आप देखते हैं, जो नेकेड आई से देखते हैं। तो इसलिए हम लोग फिजिक्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिजिक्स का जो रेंज है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और सेकंड जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक में हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं, है ना। इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग रेंज से रिलेटेड जो भी फिजिक्स है, जिसको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो वो सारा फेनोमेनन, है ना, जो हम लोग प्रैक्टिकली, है ना, हमेशा जो एवरीडे लाइफ में जिसको हम लोग फील करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर वो सारा फिनोमिनन जिसको हम लोग देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन ये होता है ना, ये बहुत छोटे रेंज में होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। स्टडी ऑफ दोज फेनोमेनन which is observed in everyday life, है ना। और हम लोग यहां पर कहते हैं कि दोज फिनोमिनन, यहां पर हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ दोज फिनोमिनन which occur in microscopic level, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे लेवल,
लोग यहाँ देखे दो पार्ट हम लोग किए, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, है ना। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर है क्या, तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर जैसे हम लोग इसका एक दूसरा नाम भी देते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, है ना। ये यहाँ पर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स हम लोग इसको हम लोग नाम दे देते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग रेंज कैसे लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिजिक्स किस रेंज में हम लोगों को, है ना, स्टडी कराता है। तो यहाँ पर जो लेवल है ना, यहाँ पर हम लोग जो रेंज लिखते हैं, रेंज जो है अप टू 10 एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर हमेशा एटॉमिक या न्यूक्लियर फिनोमेनन को हम लोग डील करेंगे। यहाँ रेंज जो है अप टू 10 एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज हम लोग लेते हैं 10⁻⁻12 मीटर, है ना। तो हम लोग उसी रेंज में यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, एटम का स्टडी करेंगे, एटम के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। और यहाँ जो हमें स्टडी हम लोग करते हैं, है ना, इसका जो हम लोग रेंज लेते हैं, रेंज जो लेते हैं मोर देन 100 एटॉमिक साइज। तो आप कहेंगे कि ये 10 एटॉमिक साइज और 100 एटॉमिक साइज के बीच में जो आएगा, है ना, उसको हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये दोनों का जो इंटरमीडिएट है ना, उसके अंदर हम लोग एक और ब्रांच बना देते हैं मेसोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो मेसो इसका जो रेंज है, रेंज हुआ फ्रॉम 10 एटॉमिक साइज, यानी हम लोग ऐसा कहेंगे मोर देन 10 एटॉमिक साइज, more than 10 atomic size and less than 100 atomic size। मतलब इंटरमीडिएट में जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे मेसोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है ना। जैसे कोई फिनोमेनन है जहां पर ये तीनों फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, जैसे आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का बात करें, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में आप देखेंगे अल्फा हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को हम लोग बम्बार्ड कराते हैं, है ना, थिन गोल्ड लीफ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल जब स्टार्ट किया तो गोल्ड लीफ से काफ़ी दूर था वो, है ना। वो रेंज जो है वो बहुत बड़ा है ना। वो नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं नेकेड आई से। तो वहाँ पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वो जो स्टार्ट करता है वो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है ना, ये ब्रांच का है। लेकिन वो आगे बढ़ता है और आप सब लोग जानते हैं कि वो एटम को भी पेनेट्रेट करता है। सब लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा है कि एटम को पेनेट्रेट करके न्यूक्लियस के पास जाता है, वहाँ से डेविएट हो जाता है ना, या न्यूक्लियस के सामने जाता है तो लौट आता है। तो अब हम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि वो एटम के अंदर भी जाता है। तो जब एटम के अंदर चला गया, एटॉमिक जो हम लोग का ये लेवल था, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या आ गया, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी आ गया। और जिस समय वो मूव कर रहा था, है ना, जैसे जैसे क्लोज हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, इससे अवे जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक से अवे जा रहा है, और जा किधर की तरफ रहा है, माइक्रोस्कोपिक की तरफ, है ना, एटम के अंदर जा रहा है। तो उस बीच में ये फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, मेसोस्कोपिक फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से फिजिक्स के स्टडी के लिए हम लोग दो पार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इस टाइप बोले बड़े बड़े फिनोमेनन कहने का मतलब जिसको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। और ये फिजिक्स जो हुआ जहाँ पर जो स्पेशल डिवाइसेस के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, है ना, उसको यूज करते हुए, है ना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारा थ्योरी इन्वॉल्व है ना, उसको लेकर के हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल नहीं करना है, केवल हम लोग को जान लेना है कि ये है क्या। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें कि इस टॉपिक में जो हम लोगों को मेन पार्ट आता है, जहाँ से जनरली क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ये तो है बहुत वास्ट चीज़ जो हम लोग
यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, है ना। अगर आप अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है, जो हमारे काम का है इसमें, वो है आपका फंडामेंटल फोर्सेज, है ना। फंडामेंटल फोर्सेज, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, हम लोग जितने भी तरह के फोर्स को देखते हैं, जितने भी तरह जो भी फोर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, वो सारे फोर्स को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। वो 4 ही फंडामेंटल फोर्स है, 4 ही टाइप्स का जो फंडामेंटल फोर्स है, उसी से सारा फोर्स डिराइव्ड है। तो फंडामेंटल फोर्सेज में, है ना, ये 4 पार्ट हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम लोग को आता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन या इंटरैक्शन फोर्स, है ना, ड्यू टू मास। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 2 मास कहीं भी ले, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कारण बनता है, ये जो है फेनोमेनन ऑफ, हम लोग इसको डिफाइन अगर करेंगे हम लोग तो कह सकते हैं कि फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 masses, है ना। कहीं भी 2 मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग यहाँ पर एक बात हमेशा करते हैं कि जहां कहीं भी 2 सिस्टम में इंटरैक्शन हो रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इंटरैक्शन तभी होगा जब दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। बिना एक्सचेंज का इंटरैक्शन नहीं हो सकता है। यानी हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, कि जब भी 2 सिस्टम, 2 बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग बीइंग एक्सचेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी फोर्स हो रहा होगा तो वहां पर एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा, जिसके कारण ये फोर्स डेवलप हो रहा होगा, ये जो फोर्स है ये आ रहा होगा। तो यहां पर जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल, इसको हम लोग मीडिएटिंग पार्टिकल भी कहते हैं, है ना। इसका नाम हम लोग देते हैं ग्रेविटॉन। लेकिन अभी तक इसको फिजिकली आइसोलेट नहीं किया गया, मतलब इसका डिस्कवरी नहीं हो पाया, है ना। जैसे हम लोग और सारे फोर्स के लिए कहते हैं फोटोन है ना, मेसॉन है ना। तो वो सब के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। वो सब फिजिकली जो है उसके बारे में बताया गया कि हाँ ये इस तरह का होता है, उसके बारे में बहुत सारा डिस्कवरी हो चुका है। लेकिन ग्रेविटॉन जो है अभी, है ना, क्योंकि सारे फोर्सेज में मीडिएटिंग पार्टिकल है ना, एक्सचेंज पार्टिकल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होगा, जिसका कि नाम हम लोग देते हैं, है ना, ग्रेविटॉन। लेकिन ये जो है अभी तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, नॉट येट डिस्कवर्ड। अभी तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन सा मीडिएटिंग पार्टिकल है जिसके बारे में हम लोग बात तो करते हैं, है ना, लेकिन उसको हम लोग अभी जो है खोज नहीं पाए हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, है ना, कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये अगर फंडामेंटल फोर्स है, 2 मास के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो मीडिएटिंग पार्टिकल होगा ही, है ना। और बाद में हो सकता है इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पता चल जाए हम लोगों को, है ना। लेकिन हम उसका नाम दे दिए हैं अभी ग्रेविटॉन। और ये ध्यान रखेंगे आप, नॉट येट डिस्कवर्ड, अभी तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ है, ठीक है। ये नेचर में जितना भी हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है, उसमें सबसे वीक फोर्स है। यानी हम लोग कहते हैं क्या कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना। ये जो है नेचर में सबसे वीक फोर्स है। 2 मास के बीच जो इंटरेक्शन का जो फोर्स आता है, ये बहुत ही वीक फोर्स है और सारे फोर्सेस के कंपैरिजन में, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर और भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात हम लोग कर सकते हैं जैसे अभी हम लोग बोले फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होगा, है ना, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर दो पार्टिकल है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसके लिए हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही पढ़े थे, है ना, F इक्वल टू G m1m2r स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। ये जो है यूनिवर्सल फोर्स है, ये दूसरे किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये किसी भी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। जो हम लोग फोर्स निकाले थे हम लोग, है ना, पढ़ते थे F इक्वल टू G m1m2r स्क्वायर, है ना, उसको ये हमेशा ओबे करेगा। जैसे बहुत सारा फोर्स हम लोग बोलते हैं कि दो चीज है, दो पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोल देते हैं कि जो नेट फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है ना, वो मीडियम बदल दीजिएगा तो बदल जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, है ना। मेन हम लोग चीज देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण होता है, दो मास के बीच का इंटरेक्शन है। यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, ग्रेविटॉन है ना, और ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, ठीक है ना, और इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। कभी कभी हम लोग बात करते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस होता क्या है कि अगर दो पार्टिकल है और ये दोनों के बीच फोर्स लग रहा है ना, तो ये दोनों के जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। और अगर बॉडी है तो बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है ना, उसके अलोंग होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज अ सेंट्रल फोर्स, है ना। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक में लेकिन जो आपको ध्यान देना है, ये एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, ग्रेविटॉन है ना, और ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ये मेन पार्ट है इसमें, है ना। ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर में जितना भी हम लोग 4 टाइप्स का फोर्स का बात करेंगे, ये चारों फोर्स में सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप का फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग, अच्छा, एक और चीज हम बात कर सकते हैं, रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे चूंकि हम लोग फिजिक्स का 2 पार्ट हम लोग कर दिए हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। तो ये जो है इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी अगर लेते हैं हम लोग तो उस डिस्टेंस तक ये वर्क करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लिख लेंगे, है ना, कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये जो है हमेशा अगर हम दो मास को हम बहुत नज़दीक रखें तब भी फोर्स लगेगा, बहुत दूर ले जाएं तब भी फोर्स लगेगा। और यही कारण है कि सोलर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो प्लैनेटरी मोशन का कारण है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बहुत दूर दूर मासेज है, बहुत दूर दूर प्लैनेट्स है, बट दे आर ऑल रिवॉल्विंग राउंड सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करें आगे सेकेंड टाइप का फोर्स। सेकेंड टाइप में जो फोर्स है ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। second type is electromagnetic force. इसका कारण वहां था इंटरेक्शन बिटवीन टू मास,
यहाँ इसका जो कारण है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना, इट इज ड्यू टू interaction of charged particles. चार्ज पार्टिकल्स, जैसे वहां हम लोग बोले कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन लाइक चार्ज पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी इसका जो नेचर होगा, है ना, वो नेचर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेचर may be attractive and may be repulsive। और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग आप जानते हैं, है ना, कि अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज पार्टिकल होगा तो अट्रैक्शन होगा। इसलिए यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो था हम लोगों का वो था क्या कि वहाँ पर केवल अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, है ना, दोनों हो सकता है। यहाँ जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल या मीडिएटिंग पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दिस इज फोटोन, दिस इज फोटोन। एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग को पता है। एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। और अगर हम रेंज के बारे में बात करें, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। लेकिन ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ठीक है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। ध्यान रखेंगे, ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ये भी अप टू इंफिनिटी वर्क करता है ना। चार्ज, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, है ना, कहीं कितना भी हम लोग बढ़ा दें, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको भी यूज करेंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स दिस फोर्स also obey this force। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोच सकेंगे कि force between two charged particles always inverse square law, and it is also central force। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था हमारा वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स था। तो ये जो दो फोर्स आप देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है इसका हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, है ना। क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, दो बॉडी को अगर हम लोग सफिशिएंट लार्ज डिस्टेंस पर रखें, है ना, तो वहां पर ये फोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स में अगर हमसे कहा जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स में दो ही फोर्स हम लोग यूज करते हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दोनों में अगर पूछा जाए, है ना, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कभी कभी ये बात पूछा जाता है कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, है ना, इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, है ना, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, स्कोपिक फिजिक्स,
which is the strongest force, which is the strongest force। तो हमेशा यहां पर ध्यान रखेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ओवरऑल नहीं पूछ रहा है, ओवरऑल पूछता तो हम लोग कह देते वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। लेकिन अगर हमको मैक्रोस्कोपिक में कह रहा है, मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स में कह रहा है, तो लॉन्ग रेंज में दो ही फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ऐसे भी जब हम पूरा फिजिक्स हम लोग डील करने लगेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि अगर फोर्स के बारे में पूछा जाए कौन फोर्स है, तो जिस फोर्स को हम एवरीडे लाइफ में फील करते हैं वो आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। जितना भी फोर्स हम लोग फील करते हैं, है ना, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। इसलिए इसमें कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस फोर्स को हम लोग फील कर रहे हैं, जैसे हम लोग वेट, अपना वेट फील करते हैं, तो वेट हम लोग जानते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन बहुत सारा फोर्स है ना, जो हम लोग फील करते हैं, उसके बारे में पूछता है। ऐसे अगर आपसे पूछ दे कि फ्रिक्शनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पहले बताए कि जो फोर्स हम लोग फील कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इट मस्ट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ टाइप ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन के कारण ही होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया जाए तो आप कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग सपोज कीजिए किसी सरफेस पर किसी बॉडी को रखते हैं, है ना, तो दोनों के बीच एक सरफेस का एक इंटरेक्शन फोर्स आता है, जिस फोर्स को हम लोग, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं सरफेस का रिएक्शन, तो वहां पर सरफेस का दो रिएक्शन आता है, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक नॉर्मल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस जो फोर्स हुआ, जिसका नाम दे दिए हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल टू द सरफेस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो आप फिर कहेंगे क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम लोग सब फील करते हैं, है ना, हम लोग एवरीडे लाइफ में उसको देखते हैं, और एवरीडे लाइफ में जो भी फोर्स हम लोग देखते हैं, है ना, वो जो है आइदर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, है ना। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स हमारा है वो भी क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक रस्सी को हम लोग खींचते हैं, रस्सी में टेंशन आ गया, है ना, रस्सी में टेंशन आ गया, इस फोर्स को हम लोग फील करते हैं। तो ये फोर्स भी कैसा फोर्स है, ये फोर्स भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही कॉमन है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका जवाब सीधे देने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल और नॉट। अगर ग्रेविटेशनल नहीं है और उसको हम फील कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में हम उसको यूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो लॉन्ग रेंज फोर्स में हम लोग दो फोर्स को डील किए, है ना। एक हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों में मीडिएटिंग पार्टिकल आपको याद रखना है ना। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है और ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, और अगर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में कहा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसके बाद जो हम लोग का एक और फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये फोर्स हम लोग ऑब्जर्व या फील नहीं करते हैं, है ना। तो ये नेसेसरीली ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का बात आ गया, है ना। यानी इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। ये न्यूक्लियस के साइज, फर्मी के ऑर्डर में इसका रेंज है ना। इसका जो रेंज है अप टू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना। एक्सपीरियंस्ड बाई,
न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या जो न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूएंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है ना, वहीं पर ये फोर्स हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना। नॉर्मली जो ये फोर्स है ना, ये जो फोर्स हमारा है वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है। नॉर्मली दिस फोर्स, इज अट्रैक्टिव इन नेचर। है ना। बट for very small distance, very small distance between two nucleons, it may be repulsive। ये रिपल्सिव भी हो सकता है। नॉर्मली अट्रैक्टिव है ना, लेकिन ये रिपल्सिव भी हो सकता है। और इसी के कारण हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें, है ना, दो प्रोटॉन के बीच फोर्स की बात करें, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और उसमें दो प्रोटॉन या एक से अधिक प्रोटॉन, है ना, स्टेबल है। तो कैसे स्टेबल है ना, हम लोग जानते हैं कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, तो न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होगा, है ना। तो उस रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और वो कौन सा फोर्स है? दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच हमेशा अट्रैक्शन, है ना, नॉर्मल रेंज में, है ना, बहुत छोटा होगा तो फिर रिपल्सन होगा। और उसी के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियॉन्स जो है क्या होता है, जब दूर है तो अट्रैक्शन वहाँ मतलब डोमिनेट करता है, वो नज़दीक आता है, नज़दीक आते आते एक सर्टेन रेंज से बहुत कम हो गया, फिर वहाँ पर रिपल्सन होता है और न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ऑसिलेट करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो बात कहेंगे तो नॉर्मली हम लोग कहेंगे कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप दोनों बात कहेंगे, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का बात क्यों आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का बात इसलिए आ रहा है कि हमारे दिमाग में हम लोग जो ये बात पढ़े हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है या दो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। और हम लोग सारे लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियस जो बना हुआ है ना, वो न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग किस किस को लेते हैं? तो मेजर जो हमारा पार्टिकल है वो है, मेजर पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो अगर हम उसमें बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी वहाँ पर चार्ज नहीं है तो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रोटॉन एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन, है ना, के बीच में रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन को बैलेंस कौन कर रहा है ना। वहाँ पर आपका न्यूक्लियस तो स्टेबल है ना, वो रिपेल मतलब वो फैल भी नहीं रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर जो है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काउंटर बैलेंस कर लेता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देखें। अब यहाँ पर मीडिएटिंग पार्टिकल क्या है? यहाँ एक्सचेंज पार्टिकल जो है उसका नाम हम लोग देते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। अगर एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पूछा जाए तो एक्सचेंज पार्टिकल इज मेसॉन। मेसॉन जो है ना, यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल है जिसके कारण ये फोर्स डेवलप करता है, और जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन ध्यान रहे, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फिर ये फोर्स नहीं आएगा, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बोले थे कि दो प्रोटॉन को बहुत नजदीक ले जाकर रखिए या बहुत दूर ले जाकर रखिए। बहुत नजदीक है तब भी रिपल्सन, बहुत दूर है तब भी रिपल्सन। लेकिन अगर बहुत नजदीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावे हम लोगों का एक और फोर्स आ जा रहा है, और वो फोर्स कौन सा आ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वहाँ पर रिपल्सन ही बहुत ज़्यादा है और उससे स्ट्रॉन्गर फोर्स हम लोगों को मिल जा रहा है। कौन सा मिल जा रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना।
तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आता है जहां पर वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेता है। हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर है ना ये फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट है ना। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज है ना। नेचर ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये है कि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो F न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, F न्यूट्रॉन प्रोटॉन, F प्रोटॉन प्रोटॉन। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज हम लोगों को मिलेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, किसी के बीच अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड सब में बराबर होगा, सब इक्वल स्ट्रेंथ से क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसी में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जिसे हमेशा ध्यान रखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहे तो ये सब इक्वल होगा, लेकिन अगर नेट फोर्स कहे, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर क्वेश्चन कहीं पूछता है नेट फोर्स है ना, मान लीजिए हम कह रहे हैं इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। अब हमेशा ध्यान रखेंगे इनसाइड न्यूक्लियस कह रहा है मतलब वहां पर जो आपका ये जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी होगा और साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होगा। तो अब आप सोचें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, अभी ये सारा फोर्स इक्वल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या है ना वहां पर है ना रिपल्सिव फोर्स है ना अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहां पर केवल ये फोर्स आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी लेते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई नेट चार्ज नहीं है तो यहां भी केवल न्यूक्लियर फोर्स आएगा है ना। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन पर ले लेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर क्या है, रिपल्सन भी आएगा और अट्रैक्शन भी आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो अट्रैक्शन में से इस रिपल्सन को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब F प्रोटॉन प्रोटॉन अगर नेट फोर्स ले रहे हैं तो सबसे छोटा हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग अगर F यहां पर ले रहे हैं, F प्रोटॉन प्रोटॉन ये सबसे छोटा और उसके बाद F न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू F न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये नेट फोर्स अगर सोचेंगे तो ऐसा होगा है ना, लेकिन अगर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सोचें तो ये हमेशा मिलेगा और ये क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज है जिसके कारण ये तीनों इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज डिपेंडेंट होता है तो दो प्रोटॉन के बीच ले लीजिएगा तो रिपल्सन भी आ जाएगा, तो रिपल्सन को हम लोग माइनस कर देंगे अट्रैक्शन से है ना, ये फोर्स छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये ना सेंट्रल फोर्स है और ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। दिस फोर्स does not obey inverse square law है ना, and also not a central force। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल है ना वो मेसॉन है। ठीक है, ये पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये भी पूछा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि अगर दो न्यूक्लियन ज़्यादा दूर हो गया तब ये फोर्स नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में ही हम लोग इसको डील करेंगे। ये जो फोर्स हमारा है ना विद इन न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा हम लोग बात ये सीख ले यहाँ पर कि ये मेसॉन है ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग को जान लेना है
कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या होता है इनफैक्ट, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इंटरचेंजेबल है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। युकावा का एक कंसेप्ट है, युकावा कंसेप्ट। युकावा कंसेप्ट है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन inside the nucleus are interconvertible. कैसे ये इंटरकन्वर्सन होता है, तो आप देखें यहां पर कैसे होता है। जैसे कोई भी न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का हम लोग मास नंबर 1 और चार्ज 0 लिखते हैं। ये क्या होता है, जब प्रोटॉन बनाता है तो प्रोटॉन का आप जानते हैं कि चार्ज 1 मास 1, तो यहां एक पार्टिकल जनरेट होता है जिसका चार्ज -1 और मास नंबर 0। दिस इज कॉल्ड मेसॉन। यही है मीडिएटिंग पार्टिकल। उसी तरह से अगर हम बात करें कि एक प्रोटॉन जो है जब एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये 0 1 और यहां एक पॉजिटिव मेसॉन, ये भी हमारा मेसॉन है, जनरेट होता है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब ये जो एक थ्योरी दी है इससे कैसे एक्सप्लेन किए, तो ये एक्सप्लेन ऐसे किए कि जैसे आपके पास आप देखेंगे कहीं भी न्यूक्लियस के अंदर जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो वहां अकेला एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मल्टी प्रोटॉन सिस्टम देते हैं, एक से अधिक प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में आता है तो आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है ना। तो न्यूट्रॉन का जरूरत क्यों पड़ा, है ना, न्यूट्रॉन क्या करता है। तो अभी आपको बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, मान लो हम 2 ही प्रोटॉन ले रहे हैं, है ना, +1 1 +1 1 +1, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, है ना। तो इनफैक्ट होता क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन भी डाला गया, नेचर का क्रिएशन ऐसा है ना। 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन भी रहेगा, और वो न्यूट्रॉन क्या होगा जो एक्चुअली न्यूट्रॉन है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कुछ देर के लिए वो न्यूट्रॉन क्या बना देगा, वो न्यूट्रॉन बना देगा, है ना, एक प्रोटॉन। यहाँ जो न्यूट्रॉन था, है ना, अभी हम लोग बोले थे जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया, ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया, ठीक है, ये प्रोटॉन बन गया। और यहां पर देखिए कि एक निगेटिव मेसॉन आ गया। अब इस निगेटिव मेसॉन के थ्रू ये और ये देखिए जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ये बेसिकली न्यूट्रॉन है ना। तो जब निगेटिव मेसॉन आया, जिसको हम लोग कह रहे थे कि एक्सचेंज पार्टिकल है, मीडिएटिंग पार्टिकल है, जिसके कारण कि ये फोर्स डेवलप कर रहा है। अब ये मीडिएटिंग पार्टिकल क्या किया, जो दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, उसके बीच में आ गया ही। अब इसके थ्रू ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन आ गया, और प्रोटॉन, ये देखिए यहाँ पर, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन था, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब जो है अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इधर चल रहा है, ये बेसिकली न्यूट्रॉन था, तो न्यूट्रॉन भी इधर जा रहा है, ये प्रोटॉन भी इधर जा रहा है, ये प्रोटॉन भी इधर जा रहा है, यानी सब में, सबके अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स था वो अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। तो हम लोग इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये जो मेसॉन है, दिस इज मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और इसमें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि बीटा इमिशन को भी इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बीटा इमिशन है क्या, हम लोग जानते हैं
जितना भी रेडियो एक्टिविटी होता है तो वहाँ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो हीलियम में से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, है ना, वर्चुअली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का निकलना, है ना, ये कोई मतलब सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है ना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि बीटा पार्टिकल भी न्यूक्लियस से आता है। तो न्यूक्लियस से कैसे आता है बीटा पार्टिकल, कैसे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है ना, उसको भी हम लोग इसी कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन अगर कन्वर्ट हो गया मेसॉन में, है ना, तो ये मेसॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ से ये जो देख रहे हैं मेसॉन, निगेटिव मेसॉन, ये बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर आ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तब। अभी हम लोग केवल यही देखें यहाँ पर कि ये मेसॉन कैसे मीडिएट करता है ना, मेसॉन कहाँ से आता है और ये कैसे मीडिएट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो हम लोग कहते हैं कि यही यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल है। तो ये हमारा मिला हम लोगों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। एक फिर आता है इसी में वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी जो है हमारा जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये रेयर मिलता है, ये जो है बहुत ही रेयर है ना। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बीटा डीके होता है ना, तब वहाँ पर इस तरह के पार्टिकल, इस तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो 4th टाइप जो हम लोग का था वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ये भी जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरैक्शन between 2 charged particles. Or a charged particle and uncharged particle. चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, 2 चार्ज पार्टिकल के भी हो सकता है ना, बट इट इज अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स, है ना। इसका रेंज जो है स्मॉलेस्ट है ना, इवन स्मॉलर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। रेंज इसका कितना है, रेंज इसका है लेस देन 10 to the power -16 मीटर, ये भी पूछा जाता है। तो अप टू 10 to the power -16 मीटर, और ये जो फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये एक्सपीरियंस करता है। और ये आता कहाँ है, बहुत रेयर है एट द टाइम, है ना, एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स जनरली एट द टाइम ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके में इस तरह का चीज हम लोगों को मिलता है ना। वहां पर कन्वर्सन होता है ना, एंटी न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर, है ना, ये फोर्स हम लोगों को मिलता है। यहाँ पर जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, है ना, जिसका नाम हम लोग देते हैं बोसॉन। एक्सचेंज पार्टिकल इज एक्सचेंज पार्टिकल, यहाँ पर जो है बोसॉन है, वीक बोसॉन या बोसॉन कह सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग देखें कि ये 4 टाइप्स का फंडामेंटल फोर्सेस है ना, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक बात और देखेंगे, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा फोर्स का, तो हम लोग देखें यहाँ पर
कि ये जो फोर्स है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब इसका अगर स्ट्रेंथ हम लोग देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा सब हमारा है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप इस तरह से ऑर्डर जो है ना, आप बुक में भी इससे मिलेगा, तो इसका ऑर्डर भी, रिलेटिव ऑर्डर जो है आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। और इस टॉपिक को थोड़ा सा एक बार हम लोगों को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। उसमें कहानी के तौर पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन सब दिया गया है, तो इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन ये सब बात जो ज़्यादा समझने वाला था, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एक और बात देखें यहाँ पर, अभी जो मोस्ट रिसेंट थ्योरी है, मोस्ट रिसेंट थ्योरी कहता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये भी चीज पूछा जाता है ना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट थ्योरी, है ना, मोस्ट रिसेंट थ्योरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is not taken as fundamental force। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट रिसेंट थ्योरी जो है आउट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस किसको कहता है कि ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको हम लोग फंडामेंटल फोर्स नहीं लेते हैं। कारण क्या है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स आ रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये फंडामेंटल फोर्स है। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट थ्योरी ये कहता क्या है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है ये अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे अल्टीमेट पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट हम लोगों का है ना, जो रिसेंट थ्योरी है, कहता है कि नहीं, जो है आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ये अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, ये सब पार्टिकल से बना हुआ है ना। और न्यूट्रॉन के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें भी निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट जो इसका है ना। ये अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो है, जो कंस्टिट्यूएंट है उसको हम लोग कहते हैं क्वार्क, है ना। तो क्वार्क जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन में क्या होता है कि 2 नेगेटिव डाउन क्वार्क, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग ले लें, और +1 पॉजिटिव अप क्वार्क। और ये क्या है कि 2 पॉजिटिव अप क्वार्क और +1 नेगेटिव डाउन क्वार्क। एक्चुअली 6 टाइप्स का क्वार्क होता है ना। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर चार्ज के बारे में हम बात करें तो अप डाउन, है ना, तो अप डाउन होता है, टॉप बॉटम होता है ना। तो हम लोग उसको ज़्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे ना, 6 टाइप्स का क्वार्क होता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से अप डाउन कहें, है ना, अप क्वार्क कहें, डाउन क्वार्क कहें, टॉप कहें, बॉटम कहें, टॉप में ज़्यादा, है ना, बॉटम में कम, ठीक है। तो हम लोग उस तरह से नहीं, केवल हम लोग यहाँ पर ये समझें कि ये क्वार्क से बना हुआ है। और क्वार्क का जो चार्ज होता है, जैसे चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क, थोड़ा ध्यान दीजिए, डाउन क्वार्क ये होता है ±E/3, और चार्ज ऑफ अप क्वार्क ये होता है ±2E/3। ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप सब लोग समझते हैं, E = 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब,
अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहेंगे तो ये माइनस, प्रोटॉन का चार्ज कहेंगे तो प्लस। तो चार्ज, ये जो क्वार्क का चार्ज है E/3 2E/3 है ना। तो अगर यहाँ आप देखेंगे न्यूट्रॉन में 2 निगेटिव डाउन क्वार्क, तो अगर हम चार्ज यहाँ सोचें तो 2 निगेटिव का मतलब है 2, और यहाँ पर डाउन क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क का चार्ज है E/3 और निगेटिव कह रहा है तो 2E/3, और प्लस 1 पॉजिटिव अप क्वार्क, तो अप क्वार्क का चार्ज है 2E/3, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव अप क्वार्क यानी 2 × 2E/3 ये पॉजिटिव है, और 1 नेगेटिव मतलब E/3, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 4E/3 - E/3, 3E/3 मतलब प्लस E। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आया कि ये जो है क्वार्क से बना हुआ है, और इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका पॉजिटिव क्वार्क और इसका निगेटिव क्वार्क एक दूसरे को खींच रहा है ना। इसका जो है पॉजिटिव क्वार्क और इसका निगेटिव क्वार्क एक दूसरे को खींच रहा है। तब तो यहाँ तो फंडामेंटल फोर्स ये हो गया, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन हो गया, है ना। क्वार्क क्वार्क के इंटरेक्शन के कारण ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है फंडामेंटल फोर्स जो माना गया है ना रिसेंट थ्योरी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन जो है is the fundamental force, is the fundamental force। यानी हम लोग कहते हैं कि ये एक डेराइव्ड फोर्स हो गया। किससे डेराइव्ड है, तो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन से ये डेराइव्ड है। क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन के कारण हम लोगों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। अब अगर क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन ले लें तो यहां भी एक्सचेंज पार्टिकल होगा। तो यहां पर जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका नाम दिया गया ग्लूऑन, फॉर क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन एक्सचेंज पार्टिकल is gluon, Gluon, gluon। तो ये भी पार्ट कभी कभी पूछ देता है ना। शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो इससे भी देखा गया है कि क्वेश्चन मिलता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल बात हम लोग करने का नहीं। ये बहुत वास्ट है ना, ये डीप नॉलेज का चीज़ है जिसको कि हम लोग यहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ आता है जो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत एडवांस फिजिक्स है ये। तो हम लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 टाइप्स का फंडामेंटल फोर्सेज है। सबका एक्सचेंज पार्टिकल याद रखना है, सबका ऑर्डर याद रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर क्या है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर क्या है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। लॉन्ग रेंज में यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो भी फोर्स हम लोग फील करते हैं वो सब क्या है, तो आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। तो इस टाइप का जो बेसिक चीज है उसको हम लोगों को यहाँ पर समझना है और उसको ध्यान में रखना है। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अमॉन्ग 4 फंडामेंटल फोर्सेज, है ना, नाउ, है ना, a fundamental force is not considered a fundamental force, है ना, which is that force। तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इसलिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन का डेरिवेटिव फोर्स माना गया। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को था यहाँ पर फोर्सेस के बारे में। अब यहाँ पर एक दो चीज और है जो समझने का है, जिसको कि हमें डिस्कस कर देते हैं। लेकिन बाकी सारे चीज के लिए थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, जो भी 11th का स्टूडेंट है जो अभी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा है, तो एक बार, है ना, इस चैप्टर को, फिजिकल वर्ल्ड को, है ना, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ेंगे उसको, है ना। उसमें बहुत सारा चीज डिस्कवरी मिलेगा, कौन साइंटिस्ट किस चीज का डिस्कवरी किया गया, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज सब मेंशन है, तो पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको, है ना। और जो मेन जो बात था उसको हम समझा भी दिए। यहाँ पर एक और चीज आता है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन दो डिफरेंट टाइप का चीज जिसमें अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी मिले तो उसको एक तरह से स्टडी करना, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन, है ना।
जो जो डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको हम लोग एक साथ मिलाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। तो ये टर्म भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें यूनिफिकेशन हम इसलिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों में कॉमन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल कॉमन है, चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो एक साइंटिस्ट थे अब्दुस सलाम, वो दोनों को यूनिफाई किए और एक नया नाम दे दिए जिसको बोले इलेक्ट्रोवीक फोर्स, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन पूछता है, यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स was done by, ये नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, अब्दुस सलाम। He called the unified force electroweak force, है ना। ये जो नाम दिए थे वो अब्दुस सलाम दिए थे, है ना। और ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि ये दो का यूनिफिकेशन है, पूछ भी देता है कि हु डिड द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप नाम याद रखेंगे अब्दुस सलाम, और वो नाम क्या दिए? इलेक्ट्रोवीक फोर्स। वीक आया वीक न्यूक्लियर से, इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, है ना। तो ये टर्म भी आप यूनिफिकेशन, और आप पढ़ेंगे इसको, यूनिफिकेशन बहुत जगह किया गया है ना। जैसे मैक्सवेल यूनिफाई किए, ऑप्टिक्स को यूनिफाई किए, और ऑप्टिक्स को और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, है ना, एक साथ करके स्टडी किए, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें कि कहाँ कहाँ पर यूनिफिकेशन किया गया है। तो एक बार आप चैप्टर रीडिंग देंगे तो वहाँ पर याद करने का है और थोड़ा सा मन लगाने के लिए भी है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, यूनिफिकेशन। दूसरा चीज़ एक और टर्म आता है बेटा, रिडक्शन। इसको भी थोड़ा समझ लेना है, रिडक्शन क्या है। रिडक्शन टर्म भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, रिडक्शन क्या है। जैसे रिडक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टम बहुत भास्ट है और उसका स्टडी करना है, तो बहुत भास्ट सिस्टम है तो उसके हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर आप स्टडी करने लगेंगे तो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद जो हम लोग को रिजल्ट निकालना है, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है। तो इसको आसान करने के लिए क्या किया गया कि बहुत बड़ा सिस्टम है, तो एट रेंडम हम लोग उसमें से, है ना, कुछ, है ना, सैंपल्स को ले लिए, है ना। जैसे सपोज कीजिए 10,000 बच्चों का एक समूह है ना, 10,000 बच्चे का एक ग्रुप है। अब हम लोग को देखना है कि ये बच्चे का ग्रुप जो है ना, वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है। तो हम लोग एट रेंडम 100 बच्चा को सिलेक्ट कर लिए, है ना, 50 बच्चे को सिलेक्ट कर लिए, और हम लोग उसका स्टडी किए, और उसका स्टडी कर करके फिर हम एक एवरेज वे में हम लोग एक कमेंट बना दिए, हाँ, कि ये जो इतना बच्चा है इसका इस तरह का प्रॉपर्टी होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग फिजिक्स के स्टडी में भी करते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए हम देते हैं कि सपोज कीजिए घर में खाना बन रहा है ना, मम्मी खाना बना रही हैं और चावल बन रहा है, तो चावल बन रहा है। अब चावल जो है पक गया कि नहीं पक गया, इस चीज़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं ना है कि सब चावल निकाल के हम लोग सबको चेक करेंगे। एट रेंडम थोड़ा सा चावल निकाल के उसको हम लोग, है ना, चेक कर लेते हैं कि ये रेडी है या नहीं रेडी है। रेडी है, अगर सैंपल रेडी है तो हम लोग कह देते हैं पूरा चावल जो है रेडी है। तो ये सिंपल टाइप का, उसी टाइप का यहाँ पर, है ना, ये एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या हुआ कि कहीं भी अगर वास्ट, है ना, बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस सिस्टम के, है ना, पार्टिकल्स का हम लोग को प्रॉपर्टी डील करना है, तो उसके प्रॉपर्टी को डील करने के लिए एट रेंडम हम लोग कुछ सैंपल के रूप में जो है ना, कुछ पार्टिकल्स को निकाल लेंगे और उसका स्टडी कर लेंगे, और उसके स्टडी के बेसिस पर, है ना, उस पूरे ग्रुप का, है ना, प्रॉपर्टी हम लोग प्रेडिक्ट कर देंगे। तो वो जो है प्रोसेस, ये जो इस तरह का जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन देख लेना है, रिडक्शन देख लेना है। इसके बाद इस चैप्टर में आप लोगों के लिए हम टर्म केवल बोल दे रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या है ना, बहुत सारा कंजर्वेशन लॉ है।
जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है ना। तो इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना है। और फिर अपने नॉलेज के लिए थोड़ा इसमें हम लोग क्या देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है ना, खास करके है ना, वो जो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है उस पर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है। तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है कि एक बार ले करके रीडिंग जो है उसको मार लेना है ना। उसको रटना नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब चीज़ को याद कर लेना है। एक बार हम लोग उसको पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा, जानकारी भी हो जाएगा। और जो मेन पार्ट था जहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है ना, इस टॉपिक में जो हम लोग को जानकारी का चीज़ था है ना, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बहुत वास्ट डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं है ना, वो उसका अगर स्टडी और डिटेल हम लोग करने लगेंगे तो वो बहुत वास्ट है। तो हम लोगों को उसका ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग यहाँ पर स्टडी किए है ना, उस पर फोकस करना है। और एडिशनली क्या करना है कि आपको एक बार जो है रीडिंग मारना है और उसमें जो चीज़ अच्छा लगे उस पर थोड़ा सा जोड़ देना है। तो इट्स ऑल राइट है ना। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट।